आज की वीडियो में हम देखेंगे 12 से 19 जुलाई तक के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा वार्षिक सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑपरेशन अमर, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन नाग। तो देखिए इनमें से सही आंसर है ऑपरेशन शिवा। तो भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की है। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत लगभग 8,500 से अधिक सैनिकों को अत्याधुनिक उपकरणों के साथ तैनात किया गया है और इस यात्रा की सुरक्षा के लिए 50 से अधिक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं और तीर्थ यात्रियों पर नज़र रखने के लिए कैमरों एवं ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये अमरनाथ यात्रा है, यह है जम्मू कश्मीर में अमरनाथ पर्वत पर लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर एक पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण होता है। उसके लिए यह यात्रा की जाती है और इस यात्रा में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो इसमें देखिए 13 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के व्यक्ति इस यात्रा में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से सही कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। अब देखिए इस ऑपरेशन के बारे में हम जानेंगे। तो ऑपरेशन कालनेमी फर्जी संतों को निशाना बनाता है। ऐसे संत जो धर्म का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को ठगते हैं, उनको निशाना बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। अब देखिए कालनेमी, इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी क्यों रखा गया है? तो कालनेमी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राक्षस का नाम है। यह राक्षस क्या करता था? यह साधुओं का वेश धारण करके लोगों को गुमराह करता था। ठीक है, तो देखिए जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे, संजीवनी बूटी, तो रास्ते में उन्हें एक साधु मिलता है। वो वास्तव में कालनेमी राक्षस था जो साधु का वेश धारण करके हनुमान जी को विलंब करवाता है। इसी नाम पर, कालनेमी के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। विंबलडन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो विंबलडन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जेनिक सिनर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी देखेंगे डिटेल में। तो विंबलडन 2025 है ये, इसमें देखिए 5 कैटेगरी में इसमें विजेता होते हैं। यानी कि हम देखिए क्या कहेंगे, एक विजेता क्या है, 5 कैटेगरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ हो गई है और ये 5। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी में क्या है, इसमें देखिए पहली कैटेगरी में हम मान लेते हैं इसमें एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ कंपटीशन करता है। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी में क्या है, इसमें एक महिला दूसरी महिला के साथ कंपटीशन करती है। और इसमें तीसरी में क्या है, एक कैटेगरी, इसमें 2 पुरुष अन्य 2 पुरुषों के साथ कंपटीशन करते हैं। चौथी कैटेगरी में क्या है, 2 महिलाएं अन्य 2 महिलाओं के साथ कंपटीशन करती हैं। और पांचवी कैटेगरी में एक महिला और एक पुरुष अन्य एक महिला और एक पुरुष के साथ कंपटीशन करते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्या है कि इसमें पांच विजेता 5 कैटेगरी में विजेता होते हैं। तो 5 कैटेगरी क्या है, देखिए पांचों कैटेगरी के विजेता पुरुष एकल में, यानी कि एक पुरुष एक से कंपटीशन करता है, तो इसके विजेता कौन है, जेनिक सिनर, यह इटली के हैं। दूसरी कैटेगरी में एक महिला अन्य दूसरी महिला से कंपटीशन करती है, तो इसकी विजेता कौन है, इगा स्वियाटेक, पोलैंड की हैं ये।
और तीसरी कैटेगरी क्या है, पुरुष युगल। युगल यानी कि, तो देखिए इसमें क्या है कि दो पुरुष अन्य दो पुरुषों के साथ कंपटीशन करते हैं, तो इसमें विजेता कौन हुआ है, तो ब्रिटेन के जूलियन कैस और ब्रिटेन के ही हैं कौन, लॉयड ग्लासपूल। ठीक है। और महिला युगल में देखिए दो महिलाएं विजेता हैं, तो इनमें महिला युगल में शामिल है वेरोनिका कुदेर्नमितोवा रूस की हैं और एलिस मेर्टेंस बेल्जियम की हैं। और मिश्रित युगल में यानी कि एक महिला एक पुरुष, तो देखिए ये सैम बर्विक नीदरलैंड के हैं और ये जो कतेरीना सिनियाकोवा महिला, यह चेक की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन चौथा हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने उर्वरक या डीएपी की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। तो इस समझौते के अंतर्गत सऊदी अरब भारत को वित्त वर्ष 2025-26 से, यानी कि 2025-26 से अगले 5 वर्षों तक, लगभग अगले 5 वर्षों तक के लिए यह समझौता है, प्रति वर्ष कितना, लगभग 3.1 मिलियन डीएपी की आपूर्ति करेगा। भारत की 3 प्रमुख उर्वरक कंपनियां इंडियन पोटाश लिमिटेड, क्रिब्को और कोल इंडिया लिमिटेड ने सऊदी अरब की एक उर्वरक उत्पादन कंपनी है मादिन के साथ समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास में कि ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, यानी कि जो बीडी मिश्रा थे ये लद्दाख के उपराज्यपाल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कविंदर गुप्ता। ठीक है, लद्दाख के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता कब दी गई थी, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो यह 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी लद्दाख को। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर देखिए प्रमुख झीलें हैं, तो लद्दाख की प्रमुख झीलों में पेंगोंग, श्यो और श्यो मोरिरी शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। तो इसके अलावा देखिए हरियाणा के राज्यपाल और गोवा के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। तो पहले हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे, इनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है, अब बंडारू दत्तात्रेय की जगह आसिम कुमार हरियाणा के राज्यपाल हैं। और गोवा के राज्यपाल पहले कौन थे, PS श्रीधरन पिल्लई थे, तो इनके स्थान पर अब अशोक गजपति राजू जी को गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कौन सी, ये 57वें नंबर की है। तो ये 57वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया है, तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE में 57वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। तो यह देखिए यह आयोजन 5 से 14 जुलाई तक किया गया था। कब से कब तक, यह किया गया था 5 से 14 जुलाई तक आयोजन किया गया है। और इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम के 4 छात्र शामिल हुए थे। 4 छात्रों में चारों छात्रों ने पदक जीते हैं। तो इनमें देखिए क्या है, 2 गोल्ड शामिल है और 2 सिल्वर। यह ओलंपियाड हर साल आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया के हाई स्कूल के छात्र भाग लेते हैं।
प्रतियोगिता में प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों तरह की परीक्षाएं होती हैं। और जो अभी 2025 में यह प्रतियोगिता हुई है ना यूएई में, तो इस प्रतियोगिता में लगभग 90 देशों के, इसमें 90 देशों के कुल कितने कैंडिडेट शामिल हुए थे, तो 90 देशों के यहाँ पर 354 छात्र शामिल हुए थे। और इस प्रतियोगिता में लगभग हर देश के 4 या 5 छात्रों को ही भेजा जाता है, और जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि यह हाई स्कूल के छात्रों के लिए है यह। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीसी ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो एनसीसी ने देखिए अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो एनसीसी ने स्थापना के अपने 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। और देखिए 15 जुलाई 2025 को एनसीसी की स्थापना के 77 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है एनसीसी की। तो एनसीसी की स्थापना का उद्देश्य युवाओं में चरित्र, सेवा, नेतृत्व, देशभक्ति, अनुशासन क्षमता का निर्माण करना है। एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। तो एनसीसी दिवस मनाया जाता है नवंबर महीने के चौथे रविवार को, यानी कि चौथे रविवार को मनाया जाता है। यह चौथे रविवार को मनाया जाता है नवंबर में। ठीक है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि एनसीसी का ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के डिजिटल घुमंतु गांव या डिजिटल नोमैड गांव का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। अब देखिए कि डिजिटल घुमंतु गांव यह सिक्किम राज्य के पाकयोंग जिले में स्थित याकटिन गांव की स्थापना 15 जुलाई 2025 को देश के पहले डिजिटल घुमंतु गांव के रूप में की गई है। तो यह सिक्किम राज्य के पाकयोंग जिले में स्थित है। ठीक है। अब देखिए डिजिटल घुमंतु गांव क्या होते हैं। तो ऐसे दूरस्थ कर्मचारियों और उद्यमियों के लिए संगठित समुदाय है जहां उनके पास आरामदायक जीवन और कुशल कार्य करने के लिए सभी चीज़ें जैसे कि इंटरनेट, वाईफाई वगैरह उपलब्ध होते हैं। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति या कर्मचारी, उद्यमी जो भी हैं, वह वहीं रहकर अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो यह श्रीलंका में आयोजित की गई है। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एशिया प्रशांत क्षेत्र की 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक 15 से 17 जुलाई 15 से 17 जुलाई तक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी। आईएसए की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। ठीक है। 2015 में
भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आईएसए का? आईएसए का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में लगभग इसके देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 देश सदस्य हैं और 2024 से 26 तक 2024 से 2026 तक भारत इसका अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। तो बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पनार जनजाति द्वारा, देखिए बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय की एक जनजाति है पनार जनजाति, पनार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और यह त्यौहार जुलाई में ही मनाया जाता है, लगभग ज़्यादातर ये जुलाई में ही मनाया जाता है। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो यह त्यौहार बुरी आत्माओं, शक्तियों को दूर करने तथा बीमारियों से सुरक्षा पाने और देवताओं से अच्छी फसल का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार जयंतिया हिल्स जिले के मेघालय में जो जयंतिया हिल्स जिला है उसके जोवाई शहर में यह त्यौहार मनाया जाता है। बेहदीन खलम, इस शब्द का अर्थ क्या है? ये जो बेहदीन खलम शब्द दिया हुआ है कि बेहदीन खलम, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बुरी शक्तियों को भगाना। ठीक है, तो इस उत्सव में लगभग देखिए क्या क्या शामिल है। तो इसमें नृत्य अनुष्ठान, पारंपरिक खेल, जुलूस और सजी हुई मूर्तियों को एक पवित्र कुंड में विसर्जित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है या पहला भारतीय राज्य कौन सा है? क्रूज मिशन में शामिल होने वाला राज्य तो वह है गुजरात। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रूज मिशन क्या है? क्रूज मिशन के बारे में जानते हैं हम। तो क्रूज मिशन क्रूज मिशन का लक्ष्य 2029 तक भारत में, क्रूज मिशन का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि करना है और 4 लाख रोजगार सृजित करना है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन, ये जो क्रूज पर्यटन है इसका वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। अब देखिए क्रूज मिशन, समझिए कि क्रूज मिशन होता क्या है। तो क्रूज मिशन देखिए यह क्रूज पर्यटन को बढ़ाना है। और क्रूज पर्यटन क्या है? इसमें पर्यटक एक क्रूज जहाज, जो क्रूज जहाज होते हैं ना, उन जहाज पर मनोरंजन के साथ यात्रा करना ही क्रूज पर्यटन है। और क्रूज पर्यटन में देखिए, क्रूज पर्यटन जहाज से संबंधित है। तो यह समुद्रों, नदियों और नहरों के माध्यम से यात्रा करने का आरामदायक और आकर्षक तरीका है। क्रूज जहाज में लगभग सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें रेस्तरां, बार, कैसीनो, थिएटर, स्विमिंग पूल, आरामदायक आवास, स्वादिष्ट भोजन आदि सभी उपलब्ध होते हैं। देखिए क्रूज मिशन में लोग विभिन्न जगह पर जाते हैं और समुद्रों, नदियों, नहरों आदि के तटों का भ्रमण करते हैं और वहाँ की संस्कृतियों का अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक पद के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? आरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी पद के लिए हाल ही में किसकी नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। ठीक है,
तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सोनाली मिश्रा को महानिदेशक पद के लिए नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह सोनाली जो मिश्रा हैं, यह मनोज यादव का स्थान लेंगे। मनोज यादव जो हैं, यह 31 जुलाई 2025 को रिटायर हो रहे हैं। तो इनकी जगह पर कौन? सोनाली मिश्रा महानिदेशक पद के लिए नियुक्त की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमें दिया हुआ है कि महिला वर्ग में पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 किसे दिया गया है? पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड तो यह दिया गया है दीपिका सोरेंग। यह पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड है, यह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, यह हॉकी से संबंधित है। तो दीपिका ने FIH प्रो लीग में विश्व की नंबर 1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपने एक गोल के लिए यह पुरस्कार जीता है। और दीपिका सोरेंग यह झारखंड की फील्ड हॉकी प्लेयर हैं। यह क्या है? झारखंड की फील्ड हॉकी प्लेयर हैं। और पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार किसने जीता है? पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। देखिए, महिला कैटेगरी में तो ये तो क्या है, वुमन कैटेगरी में है। ठीक है, और मेल कैटेगरी में किसको दिया गया है? यह तो मेल कैटेगरी में यह दिया गया है विक्टर बेगनेज। यह दिया गया है विक्टर बेगनेज को। ठीक है, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड हॉकी में एक पुरस्कार है जो FIH प्रो लीग के एक सीजन के दौरान सबसे रचनात्मक और कौशलपूर्ण खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, यह है जो प्रशंसक यानी कि जो दर्शक होते हैं या फैन होते हैं, उनके वोटों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है QS 2026 रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है? सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है? ठीक है, तो यह है ऑप्शन बी, दिल्ली। तो इसमें देखिए कि दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर दिल्ली है। QS रैंकिंग यह है क्वाकुरेली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित वार्षिक रैंकिंग है जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन करके उन्हें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रैंकिंग देती है। तो यह रैंकिंग विभिन्न मानदंडों जैसे कि शैक्षणिक प्रतिष्ठा, अनुसंधान गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीयकरण और रोजगार योग्यता के आधार पर उनको रैंक देती है। QS रैंकिंग 2026 में भारत के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई ने टॉप 130 में जगह बनाई है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आगे। तो यह रैंकिंग बेस्ट QS की तरफ से हर साल जारी की जाती है। इसमें दुनिया भर के ऐसे 150 शहरों का आकलन किया जाता है जिनकी आबादी कम से कम 2.5 लाख हो और वहाँ पर कितनी 2 यूनिवर्सिटी हों। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि PEN पिंटर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? यानी कि 2025 का PEN पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है लीला अबू लेला। ठीक है, तो PEN पिंटर पुरस्कार इंग्लिश PEN के एक मानवाधिकार संगठन है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और लेखकों का समर्थन करता है।
उसी के नाम पर देखिए यह क्या है कि इंग्लिश PEN संगठन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। PEN पिंटर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार है जो हर साल इंग्लिश PEN, यह पुरस्कार इंग्लिश PEN द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में स्थापित किया गया था और उन लेखकों को सम्मानित करता है जो हमारे जीवन और समाजों की वास्तविक सच्चाई को परिभाषित करने के लिए एक उग्र बौद्धिक दृढ़ संकल्प दिखाते हैं। यह पुरस्कार UK, आयरलैंड या कॉमनवेल्थ देशों के लेखकों को दिया जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जून 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन से महीने के लिए, तो जून महीने के लिए। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता कौन है, तो ये है एडन मार्करम, ये है साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। ठीक है, तो लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इन्होंने मैच विजयी प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि जून महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। और महिला क्रिकेटर में किसे दिया गया है, तो महिला क्रिकेटर में वेस्ट इंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज, ठीक है, ये क्या है, ये वुमेन कैटेगरी में, यह वेस्ट इंडीज की प्लेयर है हैली मैथ्यूज, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और यह इनका 4th टाइम, यानी कि यह 4थी बार इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन ये हुआ है, विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला देश है, यानी कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश ने शुरुआत की है इसकी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश है। यह प्लेटफॉर्म, यानी कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल बनाने, व्यवस्थित करने और उनकी व्याख्या करने के लिए AI का उपयोग करता है एवं यह प्लेटफॉर्म आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध सेवा, होम्योपैथी ज्ञान को सुरक्षित रखता है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग शहरों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 शहरों का सही क्रम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। यानी कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इंदौर, सेकंड है सूरत और थर्ड नंबर पर है नवी मुंबई। और यह किस कैटेगरी में है, तो आपको देखिए कैटेगरी याद जरूर रखना है कि यह सुपर स्वच्छ लीग शहर, सुपर स्वच्छ लीग शहरों की कैटेगरी में सही क्रम क्या है टॉप 3 शहरों का, तो यह है इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। अब देखिए, अब हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि स्वच्छ सर्वेक्षण यह है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब सुपर स्वच्छ लीग क्या है, तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण में यह नई कैटेगरी ऐड की गई है। तो सुपर स्वच्छ लीग यह पिछले 3 वर्षों में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है, तो पिछले 3 वर्षों में टॉप 3 में, यानी कि 1, 2 और 3 नंबर पर आने वाले, पिछले 3 वर्षों में और टॉप 3 आने वाले शहरों को इस लीग में शामिल किया गया है। इसमें लगभग देखिए इस लीग में 23 शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं
और यहाँ पर देखिए कि यह जो है ना कैटेगरी, शहरों की कैटेगरी जनसंख्या के आधार पर भी विभाजित किया गया है शहरों को जनसंख्या के आधार पर। तो इसमें देखिए क्या है, 5 कैटेगरी हैं जनसंख्या की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ और ये 5वीं कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए 5 कैटेगरियों में शहरों को विभाजित किया गया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए एक कैटेगरी क्या है कि इसमें 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। दूसरी कैटेगरी में क्या है कि इसमें, दूसरी कैटेगरी में है 3 से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर। तीसरी कैटेगरी में है, तीसरी कैटेगरी में शामिल किया गया है कि 50,000 से 3 लाख तक। ठीक है, चौथी कैटेगरी में है 20,000 से 50,000 तक और 5वीं कैटेगरी में है 20,000 से कम। ठीक है, तो इनमें देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग शहर है। तो 10 लाख प्लस आबादी में देखिए इंदौर, सूरत और नवी मुंबई सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हुए हैं। यह सुपर स्वच्छ लीग शहरों में ये विजेता हैं। 10 लाख प्लस कैटेगरी में यह टॉप 3 हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 10 लाख प्लस कैटेगरी में पहले क्या है, इंदौर, सूरत, फिर है क्या है इसमें यहाँ पर नवी मुंबई। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ऐसे ही अलग अलग शहरों में अलग अलग कैटेगरी है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय किस भारतीय राज्य में अपना परिसर स्थापित कर रहा है, जो भारत में स्थापित होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय किस शहर में या राज्य के किस राज्य के किस शहर में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि हरियाणा में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा में अपना परिसर स्थापित कर रहा है। यह एक स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसको विश्वविद्यालय में, और यह विश्वविद्यालय भारत में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है, तो वह कौन सा है? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है। इसके अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का पालन शामिल है। और इस नीति के बाद या इस नीति में पशुपालन करने वाले किसानों को, जो लोग पशुपालन करते हैं उन्हें फसल उगाने वाले किसानों के बराबर दर्जा देती है यह नीति। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, तो यह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि गुजरात। गुजरात राज्य जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। और इस
यानी कि जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना, या हम कह सकते हैं कि ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो इसका लक्ष्य है कि आनुवंशिक अनुसंधान के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना, और इस परियोजना का नेतृत्व गुजरात की जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कर रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे। हम तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को उड़ीसा के कटक में आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती के समारोह में भाग लिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। कलिंग रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार सरला संसद साहित्य द्वारा, यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह सरला संसद साहित्य द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है वार्षिक रूप से। और यह पुरस्कार क्या है कि देखिए, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति या लोक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन में गुजरात राज्य टॉप पर है। तो गुजरात 2024-25 में भारत का, यह देखिए 2024-25 में भारत का शीर्ष प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है, जिससे निर्यात वृद्धि में सहायता मिली है और आयात पर निर्भरता कम हुई है। चलिए आगे देखेंगे। सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। यहाँ पर देखिए सिम्बेक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर है कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है ये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिम्बेक्स 2025 भारत और सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास का 32वां संस्करण है। ये देखिए 2025 में इसका कौन सा 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह 1994 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, और इसका अभी ये 32वां संस्करण है। चलिए अब आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 के विजेता हैं श्रीमती ब्रेंडा रेनोल्ड्स और श्री केनेडी ओडेडे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोली हला हला मंडेला पुरस्कार या संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना 2014 में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी, और यह पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी देखिए 2014 में, ठीक है। और यह 2015 से प्रत्येक 5 वर्ष में दिया जाता है। 2015 से यह प्रत्येक 5 वर्ष में प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो। यह पुरस्कार मंडेला दिवस
पर 2 व्यक्तियों यानी कि एक महिला और एक पुरुष को दिया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार या उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।